नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेडागोगी ऑफ हिंदी, जो कि सीटेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 15 नंबर का ये टॉपिक आपका आता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेडागोगी ऑफ हिंदी। तो सबसे पहले इसमें आता है अधिगम एवं अर्जन, लर्निंग एंड एक्विजिशन। सबसे अच्छा, तो सबसे पहले बात यह है कि अधिगम होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग होता क्या है। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना एवं अर्जन। इसका तात्पर्य अर्जित करना, यानी कि कुछ हमने जो प्राप्त कर लिया, कुछ अर्जित कर लिया, अपने अंदर कुछ समाहित कर लिया, सीख लिया। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है और भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। किंतु जहाँ अन्य प्रकार के ज्ञान का अधिगम अनायास ही संभव है, वही भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा सीख सकने वाले वातावरणजन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण अर्थात इमिटेशन के द्वारा होता है, यानी कि जब कोई बच्चा या कोई फॉलो करता है, एक दूसरे को देखता है, सीखता है, तो उससे होता है। एक दूसरे की नकल करता है तो उससे भाषा का अर्जन होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे आप बच्चों से बातें करते, तो जैसे आप बातें करते वो भी उसी की नकल करता, वो भी उसी तरीके से बात करने लगता है। बालक जिस परिवेश में रह रहा है, वहाँ के अधिकतर लोगों की भाषा यदि अशुद्ध है तो बालक के अशुद्ध भाषा सीखने की संभावना अधिक होती है। अभी जैसे मान लो कोई बच्चा रह रहा कहीं पे, जरूरी तो नहीं कि सभी व्याकरण का रूल फॉलो करे। तो कई जगह हम एक अलग तरह की भाषा भी बोलते हैं। जैसे कई बार वैसे तो एक शुद्ध, जैसे कहाँ जा रहे हो, लेकिन कई जगह ऐसे भी बोलते थे कहाँ को जा रहा हो, कहाँ जात रहे हो। तो ये बच्चे फिर इससे गलत सीखते हैं। जैसा आप बोलते हो वैसा ही वो भी बोलने लग जाते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में से योग होता है। इससे ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है अधिगम से, लर्निंग से। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जीवन में आपने जो भी एम्स बना रखे, उसको प्राप्त करने में आपको सहायता मिलेगी। अधिगम के बाद व्यक्ति समय और दुनिया को समझने योग्य हो पाता है। यानी कि जैसे वो लर्निंग करता है तो वो दुनिया को समझने लग जाता है, व्यक्तियों को समझने लग जाता है, तो उससे काफ़ी उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। रटंत प्रणाली तो रटंत प्रणाली, उसमें हम कुछ सीख नहीं सकते, बस एक रट्टा लगाने वाली बात होती है, जिसको अच्छा नहीं माना जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने, अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि अगर उसने उस चीज़ को प्रैक्टिकली सीख लिया और बिल्कुल अच्छे से समझ गया हो, तभी हम ये मानेंगे कि वो अधिगम है और लर्निंग है, और ना रटने से हम उसको लर्निंग नहीं मानेंगे। सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने एवं उनमें बदलाव लाने की उत्पादक क्रिया है, न कि जानकारी को इकट्ठा कर उसको रटने की प्रक्रिया। यानी कि जो सार्थक अधिगम होता है, जो उचित अधिगम होता है, जिसका कुछ प्रयोग होता है, वो मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली रट लिया जाता है। वो बिल्कुल मतलब एक जो हर चीज़ पे खरा उतरे वो होता है, रटने वाला वो नहीं होता। तो कुछ बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी कुछ बात कही है। श्रीमान गेट्स जी के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ई ए पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में
एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। और एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, जिसने कई चीज़ों पे परिभाषा दी है। उनके अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि इसमें हम हैबिट सीखते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं और अभिवृत्तियों को प्राप्त करते हैं। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने के अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यदि व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रतीत, उनका नेचर ऐसा होता है कि उनको सीखना उनकी आदत होती है और उनमें सीखने की क्षमता भी होती है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। अब चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे न तो उन्हें समझ में और न ही उनके आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। यानी कि जब वे मानसिक रूप से तैयार हो तभी पढ़ाएं, ऐसे ज़बरदस्ती ना पढ़ाएं कि बेटा पढ़, ऐसा नहीं। जब वो बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो, उनका इंटरेस्ट हो, उनकी रुचि हो, तभी उनको पढ़ाएं। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। स्कूल में तो सिखाते ही हैं और यहाँ पे घर पे भी कुछ ना कुछ सिखाते हैं उनके पेरेंट्स वगैरह या ट्यूशन पे। तो दोनों जगह में यदि संबंध हो तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छी दोनों में परख हो तो बहुत अच्छा रहता सीखने के लिए, किसी भी बच्चे के लिए। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ एवं संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद विद्यार्थियों को उनके समय के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए भूल न जाए, ताकि उसे जो समझ सके आत्मसात कर सके। साथ ही सीखने में विविधता व चुनौतियाँ होनी चाहिए ताकि बच्चों को रोचक लगे और उन्हें व्यस्त रख सके। ऊब महसूस होना इस बात की ओर संकेत है कि वह कार्य बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है और उसका संज्ञानात्मक मूल खत्म हो गया है। तो चलिए आज हम यहीं तक सीखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका दोस्त नीरज पांचाल सदैव आपके साथ हूँ विकट परिस्थितियों में। और अब की बार हम सीटेट में बिल्कुल आग लगा देंगे। धन्यवाद।